हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन का, जिसके अंदर हम फीडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फीडिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो हम पशु को जितने भी खाने के लिए हम पशु को पदार्थ दे रहे हैं, और उन पदार्थ को देने के बाद जो हमने पदार्थ दे दिए, उनको जो मापने के लिए हम जिस मेजरमेंट्स का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है फीडिंग स्टैंडर्ड्स। कि पशु को हमने खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ हम दे रहे हैं, उनको मापने के लिए हम जिन मानकों का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है फीडिंग स्टैंडर्ड्स। फीडिंग स्टैंडर्ड्स यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कंपैरेटिव फीडिंग स्टैंडर्ड्स, कि हम किसी के साथ कंपैरिजन करके उस हिसाब से क्या करते हैं, पशु को खाना देते हैं। जैसे कि पहला है मिडो हे। मिडो हे से कंपैरिजन करते हैं। मिडो हे से मिडो हे के अलावा जितने भी अन्य हे बनते हैं, उनकी इसके साथ मिडो हे के साथ कंपैरिजन करते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पशु को चारा डालते हैं। या फिर क्या करते हैं, हम स्कैंडिनेवियन स्टैंडर्ड का भी यूज करते हैं। 1 किलोग्राम सीरियल से इसकी कंपैरिजन की जाती है, स्कैंडिनेवियन की। ये याद रखना आपको कि किस किस से कंपैरिजन की जाती है कंपैरेटिव में। फीडिंग स्टैंडर्ड 3 प्रकार से होता है। कंपैरेटिव करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन लेवल के आधार पर, और उसके अलावा फिर टीडीएन के आधार पर। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मिडो है स्कैंडिनेवियन स्टैंडर्ड के आधार पर। नेक्स्ट आता है आपका टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वुल्फ स्टैंडर्ड। वुल्फ स्टैंडर्ड के अंदर क्रूड प्रोटीन, इथर एक्सट्रैक्ट और सीएफ, सीपी, सीएफ और ईई, इसके ऊपर बेस होता है वुल्फ स्टैंडर्ड। वुल्फ स्टैंडर्ड। और जो ग्रोवियन होता है, ग्रोवियन स्टैंडर्ड, ये आधारित होता है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। और जो मोरिसन होता है, मोरिसन, यह मोस्टली भारत के अंदर जो यूज किया जाता है, मोरिसन मेथड ही यूज किया जाता है, जो कि डीसीपी और टीडीएन के ऊपर बेस है। डीसीपी और टीडीएन के ऊपर बेस है, टीडीएन और डीसीपी के ऊपर। तो जो वुल्फ था, वुल्फ स्टैंडर्ड सीएफ पे, सीपी पे और ईई पे। और ग्रोवियन था, ग्रोवियन किसके ऊपर आधारित था, ग्रोवियन था आपका क्रूड प्रोटीन के ऊपर, और मोरिसन है डीसीपी और टीडीएन के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका कि प्रोडक्शन लेवल के आधार पर यह 2 प्रकार से देखा जाता है, एआरसी और एनआरसी। एआरसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जो कि यह कि है ब्रिटेन में काम में लिया जाता है, और एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर, जो कि अमेरिका के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपका आता है किल्नर मेथड। किल्नर मेथड यह एसई मतलब कि स्टार्च इक्विवेलेंट के ऊपर आधारित है। स्टार्च इक्विवेलेंट के ऊपर क्या है, आधारित है। केल्नर की मतलब कल को एससी के पास जाएंगे, एससी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी होता है, तो केल्नर, केल और एसई, केल एसई, तो स्टार्च इक्विवेलेंट, स्टार्च इक्विवेलेंट। या फिर कल ने क्या लाएंगे, टोरच लाएंगे, तो कलनर और स्टारच, कलनर और स्टारच। तो केल्नर मेथड किसके ऊपर आधारित है, स्टारच इक्विवेलेंट पर आधारित है। रूमिनेंट्स के अंदर टोटल एनर्जी का 70% वोलाटाइल फैटी एसिड से मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना कि वोलाटाइल फैटी एसिड बनते हैं, उसे क्या बनता है, 70% मिलती है एनर्जी टोटल की। रूमन के अंदर नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन अगर हो जाए तो फिर उससे जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और रूमन के अंदर जो पेपिला होती है, उसके लिए ब्यूटायरिक एसिड जरूरी होता है। अगर आप पशु को दाना अधिक खिला रहे हैं, कंसंट्रेट अधिक खिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पशु का दूध बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोपोनिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर पशु के चारे के अंदर एसिटिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पशु के अंदर जो फैट है वह ज़्यादा बनेगी। अगर दाने के अंदर प्रोपोनिक एसिड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज ज़्यादा बनेगी, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्लशिंग अप से और स्टीमिंग अप से। फ्लीसिंग अप का स्टीम, फ्लीसिंग अप का क्या मतलब और स्टीमिंग अप का, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। देखिए, स्टीमिंग का मतलब क्या होती है, धारा, धारा किसकी बहानी है, हमें दूध की बहानी है। तो दूध उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए यह दिया जाता है। दूध उत्पादन कब अच्छा होगा, जब पशु की क्या हो जाती है, काविंग हो जाती है। तो काविंग होने से पहले ही ऐसा चारा देते हैं कि जिससे कि पशु के ब्याने के बाद दूध की क्या चले, लहर चलने लगे, स्टीम चलने लगे। तो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर शीप के अंदर यह क्या किया जाता है, जब 1.5 से 2 महीना रह जाए पशु का, तो तब क्या यूज किया जाता है, स्टीमिंग अप राशन यूज किया जाता है।
स्टीमिंग अप, ताकि मिल्क मिले और वूल है जो अच्छी क्वालिटी की मिले। तो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो जैसे 5 मंथ्स होते हैं, 5 को 3 से डिवाइड किया तो 1.5 से 2 महीना ही निकले। और फ्लशिंग अप का मतलब क्या था? फ्लशिंग अप ऐसा राशन होता है जो कि ब्रीडिंग सीजन से पहले दिया जाता, ताकि पशु के अंदर मल्टीपल ओवुलेशन हो, शीप के अंदर मल्टीपल ओवुलेशन हो, एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दिया जाता है। कब दिया जाता है? 2 से 3 वीक्स पहले। 2 से 3 वीक्स पहले मल्टीपल ओवुलेशन करवाने के लिए 2 से 3 वीक्स पहले क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लैम्ब मिले। तो जो स्टीमिंग अप है उसके लिए डीसीपी और टीडीएन जो मॉरिसन स्टैंडर्ड के अंदर होता है वो कितना देना चाहिए? डीसीपी देना चाहिए हमें 25%। तो एस टी स्टीमिंग अप देखिए T से 2 और SCA5 के कार का है, तो 25% डीसीपी देनी चाहिए और टीडीएन कितनी देनी चाहिए? 75। दोनों मिला के कितना हो गया? 100। तो यूरिया फीडिंग क्या होती है? यूरिया फीडिंग क्या होगी? यूरिया फीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हम पशु को, अगर मान लीजिए किसी पशु को हमने चारा डाला, उसके अंदर जितने भी हम खाद्य पदार्थ दे रहे हैं उसके अंदर डीसीपी की मात्रा 13% से अधिक है, 13% से अधिक है। तो अगर 13% से उसके अंदर अधिक है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिया का अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, और ऐसे पदार्थों को हम यूरिया डालते भी नहीं। मतलब कि डीसीपी अगर 13% है तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत कब है? ज़रूरत होगी जब डीसीपी की मात्रा कितनी हो? 13% से कम हो, 13% से कम हो। तो पॉइजनिंग से देखिए, जो यूरिया खिला दिया मान लीजिए पशु को, रूमिनेंट्स को, तो किन पशुओं के अंदर खिलाना चाहिए? ऐसे पशुओं के अंदर खिलाना चाहिए जिनका रूमन क्या हो? वेल डेवलप्ड हो, जिनका रूमन वेल डेवलप्ड हो। मान लीजिए किसी पशु को यूरिया की पॉइजनिंग हो जाती है, तब उसको क्या दिया जाता है? मोलासिस और कोल्ड वाटर दिया जाता है। मोलासिस और कोल्ड वाटर दिया जाता है। 10 से 15% एसिटिक एसिड, 10 से 15% एसिटिक एसिड। इसके अलावा अब देखिए यूरिया ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर सटरा का किसी भी भूसे का आपको क्या करना हो? यूरिया ट्रीटमेंट करना हो, तो कैसे करते हैं? 4% यूरिया से, 4% यूरिया से करते हैं। अगर आपको ग्रीन रफेज का करना है तो वो करते हैं 0.5 से। राशन का करना है तो 1% से, जैसे हमने साइलेज किया था 1% से। और कंसनट्रेट का करना है तो 3% से करते हैं, 3% से कम, 3% से करते हैं। स्ट्रा का करते हैं 4% से, और ग्रीन रफेज का करते हैं वैसे जो राशन होगा उसका 1% से, कंसनट्रेट का 3% से, और ग्रीन रफेज का 0.5% से। वीट और पैडी स्ट्रा के अंदर जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है इनकी कितनी होती है? 46% होती है वीट और पैडी स्ट्रा की डाइजेस्टिबिलिटी। अब देखते हैं हम डाइजेस्टिबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी की कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? आपने कितना खाना खाया और कितना निकाल दिया, टोटल कितना खाया था मल्टीप्लाई 100, इससे आपका क्या निकल जाएगा? कितना आपने टोटल कितना डाइजेस्टिबल हुआ, डाइजेस्टिबल कांस्टेंट निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है कोप्रोफेजिया या सीकोट्रोफी किसका बोला जाता है? रैबिट को। रैबिट दो प्रकार का मल त्याग करता है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। रात को जो सॉफ्ट निकालता है उसको दोबारा से खा लेता है सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, इसलिए इसको सुडो रूमिनेशन बोला जाता है। कोप्रोफेजिया सीकोट्रोफी इसको बोला जाता है, सीकोट्रोफी इसका बोला जाता है। पशु जब अपने फीकल मटेरियल को बाहर निकालता है तो उससे पशु को कितनी एनर्जी का लॉस होता है? काऊ और बफ के अंदर 50% एनर्जी लॉस हो जाती है, 50% एनर्जी लॉस हो जाती है। घोड़े के अंदर 35 से 40 और सुअर के अंदर 20%। 50%, घोड़े के अंदर 40% और सुअर के अंदर कितना? 20%। यूरिन से कितनी एनर्जी लॉस होती है? गाय व भैंस के अंदर यूरिन से 5% हो जाती है। नेक्स्ट देखिए टर्म लिखी हुई है ग्रेजिंग और ब्राउजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है जब सीप बिल्कुल क्लोजली क्या करती है? घास को खाती है, क्योंकि बिल्कुल क्लोजली खाती है। और ब्राउजिंग का मतलब होता है जब गोट अपनी आगे वाली टांगों को उठाकर ऊपर उठा लेती है और फिर क्या करती है? ब्राउजिंग करती है, मतलब झाड़ियों से पत्ते को खाती है, उसको बोला जाता है ब्राउजिंग। और ग्रेजिंग का मतलब होता है क्लोज ग्रेजिंग करती है, क्लोज ग्रेजिंग करती है। पोल्ट्री के अंदर देखिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। एक किया जाता है वोल ग्रेन मेथड, ये तो बेकार मेथड है क्योंकि इसके अंदर हम पूरे के पूरे साबुत दाने डाल देते हैं, उसके अंदर से फिर क्या करेंगे? जो पोल्ट्री होती है वह अपने मनपसंद से खाती है।
एक होता है ऑल मिस मेथड, इसके अंदर सब के सब जितने भी हमें खाना डालना होता है, उनके आगे दाना डालना होता है, उसको सबको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ये बेस्ट मेथड होता है। पेलेट बाइंडिंग भी की जाती है बेंटोनाइट कले से। नेक्स्ट आता है आपका काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर क्या होता है कि काफ का यह जो रूमन है वह फंक्शनिंग स्टार्ट कर दे, इसलिए यह यूज किया जाता है काफ स्टार्टर। इसके अंदर डीसीपी दी जाती है 90%, क्योंकि ताकि उसके ऑर्गन वे जल्दी से जल्दी डेवलप हो। और टीडीएन यूज की जाती है 75%। टीडीएन कितनी यूज की जाती है? 75%। काफ स्टार्टर इसलिए दिया जाता है ताकि उसके ऑर्गन्स जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए, काम करना शुरू कर दे। तो उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होगी, तो डीसीपी हमने दे दी उसको 90% और टीडीएन दे दिया हमने 75%। और कब शुरू करते हैं? 2 वीक्स से शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं? 2 से 3 वीक्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं काफ स्टार्टर। नेक्स्ट आता है काफ की मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए। काफ की मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए? जब काफ पैदा होता है तब उसको बॉडी का 10% क्या देना चाहिए? कोलेस्ट्रम देना चाहिए। और कोलेस्ट्रम 5 से 6 लीटर से ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए एक दिन के अंदर। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, जो उसका नेवल कॉर्ड होता है उसको 1/2 से 1 इंच के नीचे से साफ ब्लेड के साथ काट देना चाहिए और उसको 30% टिंचर आयोडीन के घोल के अंदर क्या कर देना चाहिए? डुबो देना चाहिए। एक होता है ऑर्फन काफ, मतलब ऑर्फन काफ क्या होगा? जिसकी क्या हो जाए, बच्चा देने के बाद जो वो थी डैम थी वो क्या हो जाए? मर जाए। तो उसके लिए आर्टिफिशियल हमें कोलेस्ट्रम बनाना पड़ता है। और आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रम के लिए हमें गर्म पानी की जरूरत होती है 275 ml। एग की जरूरत होती है 1 अंडा चाहिए। कैस्टर ऑयल चाहिए हमें कितना? 3 ml। और विटामिन ए चाहिए 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। और हॉट मिल्क चाहिए हमें ½ लीटर 525 ml। इन सबको मिलाकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर हम क्या करते हैं? उसको पशु को खिलाते हैं। इसके अलावा बुल के लिए और मिल्किंग काऊ के लिए कितने % डीसीपी की जरूरत होती है? देखिए, बुल के लिए 15% डीसीपी की जरूरत होती है, टीडीएन 70%। और मिल्किंग काऊ के लिए 15 से 17% और 70%। कोलेस्ट्रम के अंदर 17% प्रोटीन होती है। कोलेस्ट्रम के अंदर 17% प्रोटीन होती है। फाइटो एस्ट्रोजन क्या होते हैं? फाइटो एस्ट्रोजन क्या होते हैं? ये एस्ट्रोजन ऐसे पदार्थ होंगे जो कि पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे कि जिरारोनेलोन। ये क्या होंगे? जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अबॉर्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? अबॉर्शन करवा देते हैं। 2 पशुओं को चारा दिया तो उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए? गैप होना चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटे का। 2 बीच में राशन दे रहे हैं तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? 8 से 10 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए। बुल को 15% डीसीपी और 70% टीडीएन, और मिल्किंग काऊ को 15 से 17% डीसीपी और 70% टीडीएन देना चाहिए। नेक्स्ट आता है लेड पॉइजनिंग से। लेड पॉइजनिंग से क्या हो जाता है? लेड पॉइजनिंग के लिए पेंट वगैरह से खाने से इसको पुलोजम भी बोला जाता है। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम का यूज करते हैं, कैल्शियम ईडीटीए। और इसके अंदर ब्लू क्या हो जाती है? ब्लू लाइन बन जाती है। किसके ऊपर? मसूडों के ऊपर ब्लू लाइन्स बन जाती है। इसके अलावा जो कैलनर मेथड था हमने यूज किया था एससी के लिए, स्टार्च इक्विवेलेंट के लिए। और लेड पॉइजनिंग के अंदर ब्लू लाइन बन जाती है कि लेड से याद रख लीजिए, लेड से हमने ब्लू लाइन खींची, लेड से ब्लू लाइन खींची। और रूमिनेंट्स के अंदर जो क्रूड फाइबर होगी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी होती है? रूमिनेंट्स के अंदर क्रूड फाइबर की 50 से 90% तक डाइजेस्टिबिलिटी होती है रूमिनेंट्स के अंदर क्रूड फाइबर की। इसके अलावा मैज कैसा होगा? मैज का जो येलो कलर होता है मक्के का, वह किसके कारण होता है? क्रिप्टोजेंथिन के कारण। जैन गाड़ी थी किसके बाद? मोलिबेडिनम। ये इसके मोलिबेडिनम के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। तो मैज का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्रिप्टोजेंथिन के कारण। और विटामिन ए के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? विटामिन ए के अंदर ओप्सिन प्रोटीन होती है। ओप्सिन प्रोटीन होती है। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलम ने की। मैकुलम ने इसकी खोज की थी, मैकुलम और डेविस ने। और ओप्सिन, विटामिन ए ही ऑप्शन है, ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन ए ही ऑप्शन है। तो ओप्सिन क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन होती है। तो फीडिंग कॉस्ट देखिए, स्वाइन के अंदर फीडिंग कॉस्ट के ऊपर कितना आता है? 70% खर्च आता है। और इसके अलावा गाय व भैंस के अंदर कितना आता है? 60% आता है। सीप के अंदर 25%, लेयर के अंदर 65% और मीट के अंदर 60%। गाय व भैंस को याद रखिए कितना आता है? 60% तक, 60% खर्चा आता है फीडिंग कॉस्ट का। 60%। स्वाइन के अंदर 70% और सीप के अंदर 55%। और मॉइस्चर वीट के अंदर 12% से कम होता है, स्ट्रा के अंदर 12% से कम होता है, हे के अंदर 15% से कम होता है, साइलेज के अंदर 40 से 60 और हेलेज के अंदर 45 से 55% क्या होता है?
क्या होता है, मॉइस्चर होता है। वीट के अंदर 12% से कम, स्ट्रा के अंदर 12% से कम, हे के अंदर 15, 40 से 60 साइलेज और हेलेज के अंदर 45 से 55। नेक्स्ट आता है आपका SE स्टारच इक्विवेलेंट। स्टारच इक्विवेलेंट कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1, फैट के अंदर 1.9 और प्रोटीन के अंदर 0.9। स्टारच इक्विवेलेंट फैट के अंदर ज़्यादा होगा 1.9, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1। रेस्पिरेटरी कोशेंट एक्सपेल्ड CO2 और इनहेलेड O2। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो 1 और फैट से 0.7 और प्रोटीन 0.8। एनारोबिक की क्या होती है, इनफाइनाइट। फैट के अंदर 77% क्या होता है, कार्बन होता है। फैट के अंदर 77% कार्बन होता है। और कॉपर की कमी से शीप्स के अंदर ओस्टोपिनिया हो जाता है, ओस्टोपिनिया हो जाता है, ओस्टोपिनिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई मैटर। देसी के अंदर 2 से 2.5 किलोग्राम पर 100 पे, और एक्जोटिक के अंदर 2.5 से 3 किलोग्राम, और मीट गोट के अंदर 4% बॉडी वेट का, और मिल्क गोट के अंदर 6%, शीप के अंदर 4% और कैमल के अंदर 2%, कैमल के अंदर 2%। वेस्टलेज क्या होगा जब फीडिंग करवाते हैं? वेस्टलेज का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन नाम किसने दिया था? प्रोटीन दिया था मुल्डर ने। किसने दिया था? मुल्डर ने। जो वेस्टलेज होता है, ये ऐसा चारा होता है जिसके अंदर जो पशुओं का जो एक्सक्रेटा होता है, जैसे कि फिकस हो गया, यूरिन हो गया, ये क्या हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं, उसको बोला जाता है वेस्टलेज। और हे होता है, हे के अंदर स्ट्रा से क्या होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हे के अंदर स्ट्रा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें स्ट्रा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक याद रख सकते हैं आप, जो ब्रान होता है, दलिया होता है, उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो, कैल्शियम 10 होता है और फास्फोरस 1 होता है। ब्रान के अंदर कैल्शियम 10 और पशु को जब रस्सी से बांध कर हम क्या करते हैं, चराते हैं, उसको बोला जाता है टीथरिंग। क्या बोला जाता है? टीथरिंग। और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसके अंदर गलेक्टोलिपिड पाए जाते हैं, गलेक्टोलिपिड पाए जाते हैं। और कॉपर की कमी से हमने बता दिया, सबसे ज़्यादा कॉपर की कमी किसके अंदर होती है? भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अंदर ओस्टोपिनिया भी हो जाता है। क्या हो जाता है? ओस्टोपिनिया। आशा करता हूँ सभी को पसंद आएगा। और यहीं पर हमारी एनिमल न्यूट्रिशन क्या होती है इसका सिलेबस कंप्लीट होता है। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन के बारे में। धन्यवाद।